Hello, very good morning to dear students. This is Dr. Madhulika Roy. Today I have brought second part of frog developmental stages. So we are going to um, talk on tadpole larva. It is there in MSc Zoology second semester lab course 2 in your practical classes, and it is for the BSc first year in their uh, theory class as well as in practical classes. So let's begin with tadpole larva. Before going to the main topic, I must tell you why larval form is there, or what type of development is there when larval stages are intermediate stages. मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब लार्वल स्टेज बीच में आती है तो उस प्रकार के डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, उसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। इन्वर्टिब्रेट्स में तो ये आम है, आपने कई इन्वर्टिब्रेट लार्वल फॉर्म्स पढ़े हैं, जैसे प्लैनुला लार्वा से लेकर आपने ग्लॉचिडियम लार्वा और इधर मिरसीडियम, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया इत्यादि इत्यादि में जाने कितने लार्वल फॉर्म्स देखे हैं। जहाँ लार्वल फॉर्म वहाँ बनते हैं जहाँ एक से लार्वल फॉर्म बनता है और लार्वा मेटामॉर्फोसिस के बाद एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो वर्टिब्रेट्स में आपको बहुत ज़्यादा उदाहरण इसके नहीं मिलते हैं, और एसिडियन लार्वा आपको मिलेगा प्रोटोकॉर्डेट्स में, और एम्फीबिया में आपको टैडपोल लार्वा, एक्सोलॉटल लार्वा इत्यादि मिलेंगे। तो जब लार्वल स्टेज डेवलपमेंट के दौरान पाई जाती है किसी जीव में, तो ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाता है। When larval stage is found during the development of an organism, it is called as indirect development. Larva after metamorphosis attain the adulthood. कई चेंजेस आते हैं लार्वा के शरीर में और उसके जीवन में, और उसकी कई आदतों में परिवर्तन होता है, और तब कहीं जाके लार्वा से अडल्ट ऑर्गेनिज्म प्राप्त होता है। हम अभी देखने वाले हैं टैडपोल लार्वा इन फ्रॉग, और एक्सोलॉटल लार्वा एम्बायोस्टोमा में आपने नियोटनी में पढ़ा है इसे। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इज़ वेरी कॉमन इन वर्टिब्रेट्स, पर वर्टिब्रेट्स में ये अधिक नहीं पाया जाता है। एम्फीबिया के बाद कोई भी क्लास में लार्वल स्टेज नहीं देखी गई है। टैडपोल को पॉलीवॉग भी कहते हैं। पॉलीवॉग ये फुल्ली एक्वाटिक लाइफ लीड करता है। हालांकि कुछ एम्फीबियन स्पीशीज़ में टैडपोल टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। एक्चुअली हम जानते हैं कि एम्फीबिया क्या होते हैं, ये ड्यूअल लाइफ नेचर के होते हैं, जल में भी रहते हैं, थल में भी रहते हैं, इसलिए इन्हें एम्फीबियंस कहा जाता है। तो टैडपोल लार्वा भी ज़्यादातर एक्वाटिक होते हैं, लेकिन कुछ लार्वल फॉर्म्स ऐसे हैं जो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। हमने ये एक फिगर बनाया है, ये है वुड फ्रॉग का टैडपोल। इसका बायोलॉजिकल साइंटिफिक नाम लिखा हुआ है लिथोबेटीज सिल्वेटिकस। लिथोबेटीज सिल्वेटिकस। See the well-formed tadpole larva of frog. कुछ खास चीज़ें दिख रही हैं, ये लग नहीं रहा है कि ये एम्फीबिया होगा या ये फ्रॉग का फॉर्म आ जाएगा, सिवाय इसके इन फोर लिम्स के, हाइंड लिम्स के हमें ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि हमें वो रचनाएं दिख रही हैं जो एडल्ट फ्रॉग में हमें नहीं दिखती हैं। ये हॉर्नी जॉज दिख रहे हैं, ऑपरक्यूलम दिख रहा है, क्लोएका, यहाँ क्लोएका दिख रहा है, स्पाइरकल्स दिख रहे हैं। आंखें तो खैर उसमें भी होती हैं, ऑल्फैक्टरी पिट्स भी होती हैं, पर हमें जो एक विशेष रचना दिख रही है एन्यूरा, यानी जो ऑर्डर एन्यूरा है उसमें फ्रॉग्स आते हैं, टोड्स आते हैं, हाइला इत्यादि, जो टेललेस एम्फीबियंस है, जिनमें टेल नहीं होती। पर लार्वल फॉर्म में आप देखिए ये टेल्स पाए जा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी रचना है जो हमें लार्वल फॉर्म में तो दिखती हैं, लेकिन अडल्टहुड में हमें ये रचनाएं नहीं दिखती।
सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग, क्या खासियत हो सकती है इसमें, चलिए देखते हैं। Tadpoles of frogs and toads are usually globular with a laterally compressed tail and internal gills. अभी हमने चित्र में देखा, जो हमें टेल्स दिख रही हैं वो एडल्ट फॉर्म में नहीं दिखती हैं, और गिल्स तो एम्फीबिया में होते ही नहीं है, लेकिन लार्वल फॉर्म में हमें इंटरनल गिल्स दिख रहे हैं। आपको एक्सटर्नल गिल्स भी इसमें मिलेंगे। एन्यूरन्स आर annural tadpoles, frogs and toads have external gills also. They are covered by skin. तो एक्सटर्नल गिल्स भी हमें नहीं दिखे थे, फिश में हमें लास्ट टाइम गिल्स दिखे थे, है ना। और अब आप देखिए, जब ये टैडपोल एग्स में से बाहर आता है तो उसमें माउथ नहीं है। आपने अभी हॉर्नी जॉज देखे, तो वो कैसे फीड करेगा? तो it gets its nourishment from the yolk present in the endodermal cells of the floor of midgut. आप गैस्ट्रुलेशन आपको अभी याद होगा, क्योंकि हमने इसके फर्स्ट पार्ट में ये सारी चीज़ें बनाई थी और हमने गट बनाया था। योक हमने देखा था। योक इसका एक कैसा होता है, मीजोलेसिथल टाइप का योक होता है और एग होता है। टीलोलेसिथल टाइप की इसमें पोजीशन होती है इसकी कि नीचे की ओर रहता है। तो ये मिड फ्लोर में, मिड गट की फ्लोर के ऊपर ये योक पड़ा हुआ है, जिससे लार्वा भोजन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। It is found attached with leaves of aquatic plants etc. with the help of its adhesive suckers. इनके हाइंड लिम्स में एडहेसिव सक्कर्स पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें सीमेंट ग्लैंड्स भी होती हैं। जब टैडपोल हैच आउट हुआ है, बाहर निकला है, तो इसमें विशेषता है इसके सीमेंटिंग ग्लैंड्स की, और ये सीमेंटिंग ग्लैंड्स के कारण एडहेसिव पैड्स भी बन जाते हैं, सकर्स बन जाते हैं, जिनकी सहायता से ये चिपक जाता है और ये ऑब्जेक्ट के ऊपर स्थित हो जाता है। न्यूली हैचड टेट्रापोड्स आर ऑल्सो हैज अ कार्टिलेजिनस skeletons and a notochord which eventually develops into a proper spinal cord. हम जानते हैं नोटोकॉर्ड ही जाके आगे स्पाइनल कॉर्ड बनाता है और इसमें कार्टिलेजिनस स्केलेटन होता है। सॉरी। Most tadpoles have flattened tail for swimming by lateral undulation. Lateral undulation आपने देखा, इसका जो टेल है लेटरली कंप्रेस्ड है, और आपने इसमें कुछ मायोटोम्स जैसी रचनाएं भी आपने इसमें देखी, और ये इनकी मदद से तैरता है। इसको तैरना ज़रूरी है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स के साथ जाकर चिपक जाएगा समय समय पर। मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? जब लार्वा में परिवर्तन होते हैं और ये परिवर्तन उसे अडल्टहुड में स्थापित करते हैं, यानी लार्वल फॉर्म जब एडल्ट में परिवर्तित होता है तो ये प्रक्रिया कहलाती है मेटामॉर्फोसिस। टोड या फ्रॉग के टैडपोल लार्वा में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो एडल्ट एम्फीबियन में नहीं, जैसे लेटरल लाइन एडल्ट में नहीं है, गिल्स बिल्कुल नहीं है, ना एक्सटर्नल ना इंटरनल, और टेल भी नहीं है, न्यूरन में टेल्स नहीं है। तो एज दे गो मेटामॉर्फोसिस द डाइट ऑफ टैडपोल चेंजेस एंड दे विल स्टार्ट टू ब्रीथ एयर। जब इनमें मेटामॉर्फोसिस होगा तो आपको कुछ रिमार्केबल, डिस्टिंग्विशेबल, स्ट्राइकिंग चेंजेस दिखेंगे। ये चेंजेस क्या होंगी? एक तो ये बार बार पानी की सरफेस के ऊपर आएगा, क्योंकि इसको अब हवा मुंह के द्वारा अंदर लेनी है, क्योंकि अब ये किस तरह का एक्वाटिक ब्रीदर से अब ये टेरेस्ट्रियल ब्रीदर हो जाएगा। ये हवा को इनहेल करेगा और इसके डाइट में चेंज आ जाता है। पहले जरा हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें। हम इंटरनल गिल्स की बात कर रहे थे, ये इसकी आंखों की बात कर रहे थे। इंटेस्टाइन, टेल, कितनी लंबी टेल है, एन्यूरेंस में तो टेल ही नहीं होती है। इंटेस्टाइन को खास कर नोटिस किया जाए क्योंकि टैडपोल्स हर्बीवोर्स होते हैं और इनकी इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है, और हम बात कर रहे हैं इनकी फीडिंग हैबिट में भी मेटामॉर्फोसिस के
दौरान चेंज आएगा। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टैडपोल, इट्स ectoderm is ciliated. Nervous system and rudiments of sense organs are present. Gut is a straight tube with proctodium. Proctodium मतलब anal region. Stomodium मतलब mouth region. Since it is herbivores, it has a very long intestine. Heart is S-shaped without chambers and blood vessels are being formed. फिश में S-shaped heart होता है और यहाँ आपको लार्वल फॉर्म में S-shaped heart दिख रहा है. अदरवाइज एम्फीबियंस हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट्स जिसमें एट्रिया 2 है और वेंट्रिकल 1 है. अब ब्लड वेसल्स जैसे जैसे मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा यानी परिवर्तन होता जाएगा वैसे वैसे ऑर्गन्स भी डेवलप होते जाएंगे. तो ब्लड वेसल्स डेवलप होंगे. द किडनीज आर प्रोटोनेफ्रॉस विद डक्ट्स ओपनिंग इनटू प्रॉक्टोडियम. तो प्रॉक्टोडियम वाला हिस्सा क्लोएका बनाएगा और यहाँ पर प्रोटोनेफ्रिक किडनी की डक्ट्स खुल रही हैं. ये देखिए डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टैडपोल आफ्टर हैचिंग. जब ये तुरंत बाहर आया है इसमें मुंह नहीं है, ओरल पिट, इसमें हॉर्नी जॉज हैं और ये देखिए धीरे धीरे इसमें एक्सटर्नल गिल्स दिखने लगे. इंटरनल गिल्स तो इसमें होते ही है. ये लिम्ब इसका ये देखिए टेल कैसी टेल डेवलप होने लगी है. हाइंड लिम्ब्स डेवलप हो रहे हैं. ये तो टेट्रापोड तो है, तो लिम्ब्स तो होंगे. नाउ यू सी रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस. व्हाट इज रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस? रिट्रोग्रेशन मतलब कुछ कैरेक्टर्स का ह्रास हो जाना, यानी कुछ कैरेक्टर्स सम कैरेक्टर्स आर लॉस्ट. जैसे लेटरल लाइन इनमें लार्वल फॉर्म में पाई जाती है, एडल्ट में नहीं पाई जाती. टेल्स तो एन्यूरा में होती नहीं है. आप इस चित्र को देखिए, यहाँ पर आपको नहीं दिख रही है टेल, आपको इसमें टेल नहीं दिख रही है ना. और यानी ये एक एडल्ट फ्रॉग बन गया है मेटामॉर्फोसिस के बाद. ये एक यंग फ्रॉग है जो अब लार्वा से उबर कर एडल्ट फॉर्म में आ गया है. इसके पहले की स्टेज में देखिए टेल्स हो रही हैं और जो अब समाप्त प्राय हो चली है. ठीक है, तो चूंकि कुछ कैरेक्टर्स नष्ट हो जाते हैं इसीलिए हम क्या कहते हैं, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस. क्योंकि अब आपको ना टेल दिखेगी, ना गिल्स दिखेंगे, ना लेटरल लाइन दिखेंगी और कुछ अन्य कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे इसमें. चेंजेस ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस इज द चेंज ऑफ शेप ड्यूरिंग एन एनिमल्स लाइफ. जब लार्वल फॉर्म से एडल्ट फॉर्म की तरफ ऑर्गेनिज्म जा रहा है तो इसमें कई चेंजेस आएंगे जिन्हें कहते हैं मेटामॉर्फोसिस. हियर आर सम कैरेक्टर्स शोन बाय लार्वल फॉर्म्स. दे आर फाउंड इन एडल्ट, they are not found in adult frog, hence it is retrogressive metamorphosis. It is under hormonal control. अब ये याद रखिए कि कोई भी मेटामॉर्फोसिस बिना हार्मोन्स की सहायता के नहीं हो सकता. सो हार्मोन्स गवर्न द प्रोसेस ऑफ metamorphosis. During metamorphosis, what happens? Tadpoles frequently come to the water surface to take air. हमने अभी कहा कि वो पानी की सतह के ऊपर आ जाएंगे क्योंकि अब उन्हें एयर, हवा गल्प करनी है. अब वो एयर ब्रीदर बनते जाएंगे धीरे धीरे. अब उनके लंग्स में हवा भर जाएगी उनके माउथ के थ्रू क्योंकि इंटरनल गिल्स आर नाउ रिजॉर्ब्ड. अब इंटरनल गिल्स तो समाप्त होकर एब्जॉर्ब कर लिए गए हैं ऑर्गेनिज्म के लार्वल फॉर्म के द्वारा क्योंकि अब इसे एडल्ट फॉर्म में परिवर्तित होना है. गिल स्लिट्स आर क्लोज्ड. फिश में गिल स्लिट्स होते हैं, लास्ट आपने उसमें देखे हैं, और बाकी दूसरी क्लास में आपको गिल स्लिट्स हायर वर्टिब्रेट्स में तो बिल्कुल नहीं दिखती हैं. लार्वल फॉर्म में आपको टैडपोल में दिखी और ये गिल्स भी क्लोज हो गए हैं. Opercular fold also falls off and lungs develop for aerial respiration. सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैसे ही जीव यानी जो क्लास पानी से बाहर आए, फिश पानी में थे और एम्फीबियंस वो पहले जीव हैं जो जल से बाहर थल में आए. तो जब वो थल में आए तो उन्हें टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ रेस्पिरेशन की आवश्यकता थी और ये टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ रेस्पिरेशन वाज लंग ब्रीदिंग. तो अब लंग्स डेवलप होने लगे.
Changes during metamorphosis. The tadpole stops feeding. खाना बंद कर दिया उसने. They are nourished on the substance of the tail, which becomes shorter and resorbed. तो भोजन कैसे मिल रहा है? अपने ही अंगों से इसे भोजन मिल रहा है. उसका अंग, टेल उसका अपने शरीर का अंग था, वो रिजॉर्ब्ड हो गया है और उसने नरिशमेंट प्रदान किया है. टेल इज नो मोर देयर. The ciliated larval skin along with the epidermal horny jaws and teeth, labial fringes are cast off. ये दूसरे ऑर्गन्स हैं जो अब उसको पोषण देंगे, जिसमें लार्वल स्किन जो सीलिएटेड थी, अभी हमने कहा था एक्टोडर्म सीलिएटेड, वो सीलिएटेड एक्टोडर्मल स्किन भी कास्ट ऑफ हो गई. एपिडर्मल हॉर्नी जॉज, टीथ, लेबियल फ्रिंजेस, ये सब कास्ट ऑफ हो गए हैं और ये डेवलपिंग टैडपोल को फूड प्रोवाइड करेंगे. The vascular system of larva having aortic arches for internal gills are reduced and becomes modified for aerial respiration. तो लार्वा का जो वेस्क्यूलर सिस्टम था उसमें एओर्टिक आर्चेस थे. वो एओर्टिक आर्चेस इंटरनल गिल्स को ब्लड सप्लाई कर रहे थे, वो अब रिड्यूस हो गए हैं और अब वो मॉडिफाई हो जाएंगे. वो आर्चेस अब मॉडिफाई होंगी एरियल रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि लंग और गिल्स की पोजीशन बिल्कुल अलग है. ठीक है. लंग्स कहाँ पाए जाते हैं? पल्मोनरी कैविटी में, हार्ट के पास, वेंट्रल साइड में, जबकि गिल्स कहाँ पाए जाते हैं? डोर्सल साइड में, और बिल्कुल हेड के साथ लगे हुए होते हैं. तो अब ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं. The larval hemoglobin in RBCs having higher affinity for oxygen. जाहिर है बाहर से ऑक्सीजन ली जा रही है, एरियल ऑक्सीजन ली जा रही है, तो एफिनिटी भी आरबीसीज भी कुछ इस प्रकार की होंगी जो अधिक से अधिक ऑक्सीजन को ग्रास्प करके रख सकें. एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम पीएच इज रिप्लेस्ड बाय अडल्ट हीमोग्लोबिन which has lower affinity for oxygen and highly sensitive to acid. तो ये सब कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, ये फिजियोलॉजिकल. हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस. हमने पहले ही कहा कि मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया हार्मोन के सिवा संभव नहीं है. दिस हार्मोन इज थायरॉक्सिन. लेकिन ये कैसे हो रहा है? ऐसे ही ये सिक्रेट नहीं होता. यहाँ आपने हाइपोथैलेमस, हाइपोफाइसिस, थायराइड एक्सिस पढ़ा होगा कि किस प्रकार से हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग फैक्टर निकलते हैं और वो हाइपोफाइसिस यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर करते हैं रिलीजिंग हार्मोन का. तो पिट्यूटरी से निकलता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करते, स्टिमुलेट करते हैं कि वो थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करे. तो ये है हाइपोथैलेमस हाइपोफाइसियल थायराइड एक्सिस. तो अब ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर जिसे टीआरएफ कहते हैं वो, और प्रोलैक्टिन रिलीजिंग इनहिबिटिंग फैक्टर यानी प्रोलैक्टिन को रिलीज नहीं होना है ऐसा फैक्टर हाइपोथैलेमस से निकल रहा है. और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन को हाइपोफाइसिस के द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है और थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है. थायराइड हार्मोन है थायरॉक्सिन, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया और ये राइटिंग मैटर है. So thyroxine causes the degeneration and necrosis of some cells or tissues and organs in the larva. अब ये थायरॉक्सिन ही है जो लार्वल फॉर्म में कई टिश्यूज को रिजॉर्ब कर रहा है यानी उसे एब्जॉर्ब कर ले रहा है, नेक्रोसिस कर रहा है. टिश्यूज और ऑर्गन्स का एब्जॉर्प्शन हो जाने से आपको मालूम है ये फूड सप्लाई कर रहे हैं. And they stimulate the growth and differentiation of the organs needed in the adult frog. थायरॉक्सिन का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आयोडीन. आयोडीन ना हो तो थायरॉक्सिन काम भी नहीं कर सकता. It has been found that iodine alone can cause metamorphosis in frogs larvae. आप एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं. फ्रॉग लार्वी को आपने पानी में छोड़ा और वहाँ पर आपने थायरॉक्सिन नहीं दिया और दूसरे में आप क्या कीजिए, फ्रॉग लार्वी को छोड़ दीजिए और उसमें केवल आयोडीन छोड़ दीजिए. देखिए रिजल्ट को ऑब्जर्व कीजिए, नोट कीजिए. ये आपका एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल
बन सकता है। So thank you very much. I have taken some text from developmental biology, books of developmental biology, and of course, Wikipedia, Pinterest, Google, these are the sources of figure. So thank you very much.